अब यहां पर देखिए चैप्टर का टाइटल आप क्या देख रहे हैं, चैप्टर का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यहां पर हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, एटम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। अब ये बात समझिए सबसे पहले कि भाई एटम होता क्या है। आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, वहां पर आपने एटम के बारे में जाना था। पिछला चैप्टर क्या, बाकी के जो 3 चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, चैप्टर 1, 2 एंड 3, वहां पर आपने जाना कि देखिए पूरी दुनिया जो है वो किस चीज से बनी हुई है, एटम्स से मिलकर बनी हुई है। कैसे भाई, तो चैप्टर 1 हमने शुरू किया था तो हमने मैटर की बात की थी कि भाई जो हमारे आसपास के मैटर है, कोई भी मैटर है, कोई भी जो मैटर है वो किस फॉर्म में है, या तो वो हमारे एलिमेंट फॉर्म में है, एलिमेंट के रूप में है, या फिर वो कंपाउंड के रूप में है, कंपाउंड के रूप में है, या फिर मिक्सचर के रूप में है। मतलब चैप्टर 1 में हमने देखा कि भाई मैटर से बना हुआ है, चैप्टर 2 में हमने मिक्सचर वगैरह की बात की, तो हमें क्या पता चला 2 चैप्टर में कि भाई पूरी दुनिया बनी हुई है मैटर से, ठीक है। लेकिन मैटर जो है हमारे आसपास का, चाहे मैं क्या हूं, मैटर हूं, आप मैटर हैं, पूरी दुनिया मैटर है, ठीक है। तो भाई मैटर किस चीज से बना हुआ है, या तो एलिमेंट फॉर्म में है मैटर, या फिर कंपाउंड, या फिर मिक्सचर। अब इन तीनों को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीनों किस चीज से हैं, भाई एलिमेंट तो एलिमेंट ही है, लेकिन ये भी किस चीज से बने हुए हैं, एलिमेंट से बने हुए हैं। अब हमारे पास जो दुनिया है उसमें कुल मिलाकर 118 प्रकार के एलिमेंट। अब यहां पर आपके सामने है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास दुनिया में टोटल जो एलिमेंट है वो, यानी टोटल कितने, 118 एलिमेंट। इन्हीं से मिलकर हमारा पूरा दुनिया बना हुआ है, ये आपने पढ़ लिया। अब एक चीज इसमें एक और है कि भाई देखो हर एक जो एलिमेंट है ना उसका अपना एक टाइप का एटम होता है। मतलब जो एलिमेंट है वो किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है भाई, तो हाइड्रोजन बना हुआ है हाइड्रोजन एटम से, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का एटम। इसी प्रकार से यहां पर बोरोन है, तो ये क्या देख रहे हैं आप, बोरोन के आप एटम को देख रहे हैं। इसी प्रकार से यहां पर आप अगर देखें कॉपर है, तो ये कॉपर का एटम है। तो मतलब क्या है, मतलब पूरी दुनिया किस चीज से बनी हुई है, एटम्स से बनी हुई है। हम देख रहे हैं कि एलिमेंट से मिलकर पूरा हमारा दुनिया बना, और एलिमेंट किससे बना है, एटम से। हर एक एलिमेंट का अपना एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम होता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज हो गई भाई, एलिमेंट किस चीज से बना हुआ है, ये बना हुआ है एटम से, ठीक है। तो भाई यहां निष्कर्ष क्या निकला, मतलब फाइनल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट ये है कि पूरी दुनिया किस चीज से बनी हुई है, एटम्स से बनी हुई है, ठीक है। क्लियर बात है। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी को जरा सा हम लोग देखते हैं। तो यहां पर क्या कहता है, यहां पर यही चीज कहता है कि इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। भाई देखो हमने देखा कि भाई एटम्स और मॉलिक्यूल्स से पूरा दुनिया क्या है, बना हुआ है। अब भाई आपको भी पता होगा कि मॉलिक्यूल्स भी एटम्स मिलकर बनते हैं, ठीक है, वो तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। आगे कहता है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कंस्टिट्यूटिंग देम। वही बात है जो मैंने कहा कि भाई अलग अलग प्रकार के मैटर क्यों हैं, इतने वेरिएशन क्यों है। ये शर्ट अलग चीज से बना है, मेरा हेयर अलग चीज से बना है, मेरा स्किन अलग चीज से बना है, इतना वेरिएशन क्यों हमारे पास, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुल मिलाकर 118 प्रकार के हैं, और सभी एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रकार के एटम से बने हुए हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। आगे कहता है कि नाउ द क्वेश्चंस अराइज। अब हमारे सामने कुछ सवाल हैं कि व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। पहला क्वेश्चन है भाई क्या, कि भाई एक एटम, एक एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्यों अलग है, किस प्रकार से अलग है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अभी तुरंत मैं आंसर बताऊंगा। साथ में दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम। अब भाई देखो पिछला चैप्टर हमने देखा, वहां पर हमने डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा, जो कि यहां पर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो ये चीज पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था। वहां पर क्या पढ़ा था कि भाई डाल्टन साहब ने कहा कि देखो पूरी दुनिया बनी हुई है एटम से, लेकिन एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, इनडिविजिबल है। मतलब क्या, उसके अंदर कुछ नहीं है, वो सबसे छोटा यूनिट है। तो क्या ये सही बात है या इसमें कुछ गड़बड़ है, ये चीज हमें यहां पर क्या करना है, समझना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहां पर यही चीज कहता है कि वी शैल फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। यही दोनों चीजों को हम समझेंगे और भी चीजें समझेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atom। हम क्या पढ़ेंगे,
हम यहां पर इन एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना उनके बारे में पढ़ेंगे, और साथ में जो अलग अलग मॉडल्स बताएगा कि भाई एटम जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने मॉडल दिया, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं। यहां पर एक सवाल पूछा गया, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। अब ये चीज थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगा। देखिए यहां पर जो एटम है वो बना हुआ है किस चीज से, बना हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। और भी पार्टिकल्स होंगे जो कि आगे खोजे जाएंगे, जैसे अभी हिग्स बोसोन पार्टिकल है जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, उसके बारे में खोज हुआ है। हो सकता है कि आगे चल के वो भी कहा जाए कि हाँ भैया ये भी हमारे एटम इससे भी बना हुआ है। तो अभी हमारे पास जितनी जानकारी है, जितना हमको नॉलेज है, उसके आधार पर जो एटम है वो किन चीजों से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। और जब आप यहां पर हमारे एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स के एटम को देखते हैं, तो उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और साथ में उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसमें डिफरेंस है। जैसे यहां पर आप क्या देख रहे हैं, यहां पर देखिए ये है आपका हाइड्रोजन का एटम, इसमें क्या है, बीच में न्यूक्लियस है, आगे चारों तरफ ऑर्बिट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक, यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, एक, और यहां पर न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, अब इसका एक आइसोटोप भी होता है, दो आइसोटोप होते हैं, उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। इसी प्रकार से जब आप दूसरा देखते हैं, जैसे कॉपर देख रहे हैं, तो कॉपर में आप यहां पर क्या देख रहे हैं, कॉपर में देख रहे हैं कि भाई यहां पर कुल मिलाकर 29 नंबर है इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन का भी 29 है। इसी प्रकार से कोई और आप यहां पर आयरन खोल दें तो 26 आपको मिलेगा, 26 इलेक्ट्रॉन है, 26 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बीच में है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर बेसिक बात आपको यह समझना है कि जो एटम होते हैं उसके अंदर तीन प्रकार के पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उसमें अलग अलग एलिमेंट में जो इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है, और इसमें सेल्स जो होते हैं, जो ऑर्बिट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसलिए यहां पर जो हमारे एटम हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनका साइज अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। अब देखिए यहां पर अगर आपको यह बात समझ में आई तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो लोड नहीं लेना, ये मैं आपको एक प्रकार का इंट्रोडक्शन दे रहा था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये क्या है, शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ये सब हम लोग अच्छे से समझेंगे, लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे यहां पर कहता है कि a major challenge before the scientist at the end of 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties. The elucidation of the structure of atom is based on series of experiments. यहां पर यह कहता है कि जब 19th सेंचुरी खत्म हो रहा था, मतलब कि 1890 के आसपास की बात हो रही है, तो यहां पर इस समय में 1890 आते आते जो साइंटिस्ट लोग थे वो एक प्रकार से उनके सामने ये बहुत, उनको टेंशन था, उनको बहुत चुनौती था कि भाई किसी प्रकार से भाई एटम का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाए, कि भाई एटम कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कौन से पार्टिकल हैं, वो किस प्रकार से यहां पर वर्क करता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, अरेंज्ड कैसे हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये बोलेगा सर ये क्यों इनके सामने इस प्रकार का एक अचानक से टेंशन आ गया 19th सेंचुरी एंड होते होते तक। तो यहां देखिए ऊपर क्या था, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि डाल्टन साहब ने बोल दिया कि भैया जो एटम है वो बेसिक यूनिट है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, बोल दिया। लेकिन यहां पर कई सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे, कई सारी चीजें, एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया जाने लगा साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, जहां पर यह लगा कि भाई ये थ्योरी काम नहीं कर रही है, कि भाई एटम इंडिविजिबल है, ये थ्योरी काम नहीं कर रहा है। जैसे यहां पर एक्सपेरिमेंट हुआ या फिर प्रॉपर्टीज देखी गई, जो हमारा स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया गया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्जर्व किया गया जो तारों में बिजली दौड़ती है। जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि भाई ये थ्योरी जो है डाल्टन साहब की, ये तो सही नहीं बैठ रहा है। यहां पर भाई हमारा कुछ चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इस प्रकार के चार्जेस आ रहे हैं। तो ये कब हो सकता है, ये हो सकता है जब एटम के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल हो, तभी ऐसा हो सकता है कि भाई हम क्या करें, स्टैटिक चार्ज प्राप्त कर लें।
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाए। जैसे सबसे अच्छा इसका उदाहरण है कि यहां पर आपने ये एक एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि आप क्या करते हैं, कॉम लेते हैं, ऐसे रब करते हैं और छोटे छोटे पेपर के पीसेस को देखते हैं तो वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों ये चिपक जाते हैं, क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि यहां पर स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहां पेपर के पीसेस के पॉजिटिव चार्जेस को ये अट्रैक्ट करता है। तो इस प्रकार के जब एक्सपेरिमेंट किए गए, इस प्रकार के नेचर में चीजों को ऑब्जर्व किया गया, तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि भाई यहां पर कुछ गड़बड़ है। जो डाल्टन साहब ने कहा कि भैया देखो एटम जो है वो इंडिविजिबल है, वो सही नहीं बैठ रहा है, समझ गए। उसके बाद साइंटिस्ट लोगों को लगा कि यार इसका स्ट्रक्चर पता करना होगा कि इसके अंदर ये एटम के अंदर है क्या, ये कैसे बना हुआ है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें। तो यहां पर वही आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर हम लोग टॉपिक क्या देख रहे हैं, टॉपिक नंबर 4.1 है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहां पर यही चीज कहता है कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी क्या है, 4.1 है, इसमें क्या करना है, वही चीज करना है कि भाई एक ड्राई कॉम लेना है, उसको ऐसे रब करना है, या फिर आप कंघी भी कर सकते हैं और उसको छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को क्या करिए, अट्रैक्ट करिए, तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों अट्रैक्ट होंगे भाई, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसके बाद दूसरा आपको कहता है कि आपको क्या करना है, ग्लास रॉड लेना है और उसको सिल्क क्लॉथ के साथ रब करना है और इन्फ्लेटेड बलून के पास जब आप ग्लास रॉड को ले जाइएगा तो क्या होगा, वो इसी प्रकार से बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हुआ, आपने स्टैटिक चार्ज का या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट किया। अब इसके बारे में कंक्लूजन भी देता है कि जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या होगा। कहता है कि फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कैन वी कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू चार्जेस टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है कि जब हम इस प्रकार से रब करते हैं दो पार्टिकल्स को, किसको किसको, कॉम को रब कर रहे हैं और साथ में हमारे हेयर को, तो क्या हो रहा है, वो चार्ज हो जा रहे हैं, कॉम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, जैसा कि अभी तुरंत मैंने तस्वीर में दिखाया। अब बात है कि ये चार्ज कहां से आ रहा है भाई, ये चार्ज कहां से आ गया, ये चार्ज तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि एटम को अगर हम देखें यहां पर ये जो कॉम्ब है या फिर मेरा हेयर है, यहां पर तो चार्ज है नहीं, तो कहां से चार्ज आएगा। तो यहीं से साइंटिस्ट लोगों के मन में सवाल आने लगा कि भाई देखो जो एटम है ना वो डिविजिबल है और उसमें उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये यहां पर साइंटिस्ट लोगों को लगने लगा, समझ गए। इसी के बाद यहां पर सवाल हुआ, एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुआ कि भाई एटम कैसे बना हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो यहां पर यही चीज कहता है कि मेनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द एटम। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, बहुत तरीके के योगदान दिए, तब जाकर हमें क्या पता चला कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो सबसे पहले बात होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के अंदर होता है, एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और डिटेल में हम देखेंगे। तो यहां पर क्या होता है कि 1900 आते आते क्या होता है, उसके एक दो या तीन साल पहले ही यहां पर खोज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की जाती है, जे थॉमसन के द्वारा। अब ये जब खोज कर लेते हैं तो किस चीज के बारे में पता चला, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला कि भैया एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये पता चल गया। तो उस समय यानी 1900 आते आते तक जो साइंटिस्ट थे, जो साइंस पढ़ते थे, उनका यह मानना था कि भाई देखो एटम जो है वो इनडिविजिबल है, लेकिन उसके अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको कि इलेक्ट्रॉन कहा गया, जिसकी खोज जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। अब ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का बन जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किसने खोजा था, ये आप यहां से आंसर कर सकते हैं। अब यहां पर दूसरा पार्टिकल हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ, तो भाई इलेक्ट्रॉन के खोज होने के काफी साल पहले ही यहां पर एक साइंटिस्ट थे इल गोल्डस्टीन। इन्होंने 1886 में एक रेडिएशन का खोज किया था जिसको कि कैनाल रेज कहा गया था। क्या, कैनाल रेज कहा गया था। इस समय ये प्रोटॉन को पार्टिकल खोजने नहीं पाए थे, ये कैनाल रे खोजने पाए थे। इसके बाद आगे चलकर इलेक्ट्रॉन खोजने के 10 या 15 साल के बाद क्या हुआ कि यहां पर जो रदरफोर्ड थे, साइंटिस्ट रदरफोर्ड, उन्होंने खोज लिया किस चीज को, उन्होंने खोज लिया प्रोटॉन को। तो भाई इस प्रकार से प्रोटॉन की खोज हो गई। अब यहां पर आपके सामने सवाल बनता है कि व्हाट आर कैनाल रे या फिर व्हाट इज कैनाल रे। तो यहां पर एनसीईआरटी से भी उठाकर आप लिख सकते हैं या फिर अलग से भी लिख सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में आप क्या उठाएंगे, एनसीईआरटी में बोलेंगे दीज वेयर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन
which contained subatomic particle having a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron। ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं, या फिर एक अदर भी डेफिनेशन मैंने बनाया है छोटा सा, आप उसको भी लिख सकते हैं। तो वो जरा सा मैं आपको बता देता हूं ताकि अगर आपको पूछे तो आप अपने से लिख सकते हैं। कैनाल रेज और एनोड रेज, कैनाल रेज को एनोड रे भी कहा जाता है, इसके बारे में डिटेल आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। एनोड रेज आर द पॉजिटिवली चार्ज रेज which are observed moving from anode toward cathode in a specifically designed discharge tube. These rays contain positively charged particle called protons। ठीक, अब ये थोड़ा लंबा डेफिनेशन है, अगर आप एनसीईआरटी से उठाकर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैरी करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए किसकी बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है प्रोटॉन की। अब यहां पर प्रोटॉन के बारे में क्या कहता है, प्रोटॉन के बारे में कहता है कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम्स ज्यादा है। इस नाम तो प्रोटॉन दिया गया, वो तो भाई प्रोटॉन आपको पता ही है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई माइनस से करते हैं, प्रोटॉन को पी प्लस से करते हैं। जो प्रोटॉन का मास है वो उसको हम लोग एक यूनिट मास मानते हैं, ठीक है, और साथ में उसका चार्ज हम लोग +1 मानते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, -1 चार्ज हम लोग मानते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं और चार्ज हम लोग -1 मानते हैं, ये तो भाई हो गया। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछ सकता है, तो उसके लिए भी मैंने छोटा सा टेबल यहां पर बना दिया है कि भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होता है, -1 होता है। इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो भाई 1.6 -1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये होता है, लेकिन मास आपको क्या लिखना है, नेग्लिजिबल लिखना है, ठीक है, आपके बुक में नेग्लिजिबल दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन को P+ से हम लोग डिनोट करते हैं। प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसका चार्ज आपको +1 होता है, और यहां पर इसका चार्ज कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है लेकिन उल्टा होता है, समझ गए। और इसका मास करीब 2000 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। और मास, प्रोटॉन का मास को हम लोग एक यूनिट मास मानते हैं। चार्ज और मास यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर न्यूट्रॉन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि इट सीम्ड दैट एन एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। देखिए जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तब साइंटिस्ट लोगों को लगा कि भाई देखो जो हमारा एटम है ना उसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, और इन दोनों के जो चार्जेस होते हैं अपोजिट होते हैं लेकिन इक्वल होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, और इसी से हमारा एटम बना हुआ है। अब देखिए यहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं इसी से एटम बना हुआ है, ये कब की बात हो रही है, न्यूट्रॉन के खोज होने से पहले की। कि भाई साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं है कि न्यूट्रॉन नाम का चीज भी एटम के अंदर होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे बहुत सारी नई चीजें, जानकारी हमें मिलती हैं। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो जो हमारा न्यूट्रॉन है उसकी खोज कब हुई, 1932 में। तो 1932 से पहले जो लोग थे उन लोगों को क्या पता था कि भाई हमारे एटम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, जो कि एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। और यहां पर यही चीज यहां पर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि उस समय के साइंटिस्ट, 1932 से पहले के जो साइंटिस्ट थे उनका यह मानना था कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, केवल न्यूट्रॉन के बारे में उनको पता नहीं था। उनका कहना था कि भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, दोनों के अपोजिट चार्जेस हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एटम न्यूट्रल हो जाता है, उनका चार्ज, एटम का चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। अब साथ में यहां पर साइंटिस्ट लोगों को यह भी समझ में आया कि जो प्रोटॉन होता है एटम में वो एटम के इंटीरियर में होता है, एटम के केंद्र में होता है, बीच में होता है। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर अगर आप कोई भी रिएक्शन करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है एटम से, लेकिन प्रोटॉन को हम बाहर नहीं निकाल सकते। प्रोटॉन को कोई भी एटम जल्दी लूज नहीं करता है, इसलिए यहां पर यह समझ में आया कि जो प्रोटॉन है वो केंद्र में होगा या फिर बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जल्दी आसानी से बाहर आ सकता है। अब यहां पर हमारे सामने सवाल आता है
कि भाई हमें पता चल गया कि एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये अरेंज्ड कैसे हैं, मतलब किस प्रकार से ये अरेंज्ड हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, एटम में कैसे ये रहते हैं, ये खोजने का, ये जानने का हमारे सामने सवाल आता है। अब इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि भाई जो एटम का स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग कौन कौन से मॉडल्स दिए गए, वो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे सामने टॉपिक क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ठीक है। कहता है कि वी हैव लर्न डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3 व्हिच सजेस्टेड दैट द एटम वाज इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। भाई डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में ये कहा गया था कि एटम इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब उसको तोड़ा भी नहीं जा सकता है और उसके अंदर कुछ है भी नहीं, वो सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। But the discovery of two fundamental particles, electron and proton, inside the atom led to the failure of this aspect of Dalton atomic theory. डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का ये जो पॉइंट था कि एटम इंडिस्ट्रक्टिबल है और इंडिविजिबल है, ये गलत साबित हो गया। अब यहां पर ये साइंटिस्ट लोग खोजने लगे कि भाई स्ट्रक्चर कैसे अरेंज किया गया है, जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, प्रोटॉन कहां होता है, कैसे वो रहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं, ये चीजें खोजी जाने लगी। तो यहां पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन, जिनके बारे में आपने देखा कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। ये आकर सबसे पहले एक एटम का स्ट्रक्चर प्रपोज करते हैं कि भाई देखो हमको पता है कि कैसे एटम अरेंज है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और इन्होंने अपना थ्योरी दिया। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो इनका थ्योरी है, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जे थॉमसन का जो मॉडल है एटम का, वो उसको कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर क्रिसमस पडिंग के जैसा इन्होंने स्ट्रक्चर बताया, या फिर वाटरमेलन के जैसा इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था एटम का। इनका कहना था कि भाई देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, इसको थोड़ा मैं उल्टा बताता हूं। देखिए जो हमारा ये क्या होता है, तरबूज होता है या फिर वाटरमेलन होता है, वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में जो लाल वाला हिस्सा है वाटरमेलन का, वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और उसमें जो बीज हैं छोटे छोटे, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यानी निगेटिवली चार्ज। इस प्रकार से एटम का स्ट्रक्चर होगा, यही इनका सिंपल डेफिनेशन था, इनका सिंपल एक्सप्लेनेशन था कि ये मान लीजिए क्या है, एटम है। एटम में ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और वहीं जो बीच बीच में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि तरबूज में जैसे बीज होता है उसी प्रकार से धंसे हुए हैं, समझ गए। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा मैं गलत समझा रहा हूं, क्यों, क्योंकि तरबूज में जो बीज होता है वो बीच में होता है, लेकिन यहां पर किसकी बात की जा रही है, यहां पर क्रिसमस पडिंग की बात की जा रही है, प्लम पुडिंग मॉडल की बात हो रही है। उसमें क्या होता है, केक के ऊपर क्या होता है, ऊपर से लगाया जाता है, बाहर से छोटे छोटे दाने वगैरह जो आपको चेरी होता है और भी चीजें होती है, ऊपर से लगाया जाता है। तो यहां पर इनका क्या कहना था कि भाई देखो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से यहां पर सजाए गए हैं, उस प्रकार का स्ट्रक्चर है। इमेज में यहां दिखा रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहता है कि थॉमसन प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पडिंग। The electrons in a sphere of positive charge were like currants dry fruit in a spherical Christmas pudding। ये क्या था कि देखिए हमारे पास क्या है, क्रिसमस पडिंग है, उसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे कोई आप फ्रूट केक लाते हैं, फ्रूट केक के ऊपर से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगाए जाते हैं, उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है, बाहर से सजाए गए हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन सजे हुए हैं और पूरा गोला सा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एटम पूरा गोला सा स्ट्रक्चर है, उसमें प्रोटॉन गोला सा है, ठीक है। यहां कहता है कि we can also think of a watermelon, the positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are stirred in the positively charged sphere like the seeds in watermelon। ठीक है, वही बात है। लेकिन यहां पर ये वाटरमेलन का उदाहरण थोड़ा सा गलत इसलिए है क्योंकि वाटरमेलन में जो बीज होते हैं, सीड होते हैं, वो बीच में होते हैं, लेकिन इनका कहना था कि सीड जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, वो बाहर से धंसे हुए हैं, समझ गए। ये इनका थ्योरी था, इनका ये कहना था, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे क्या कहता है जरा सा समझते हैं, एक सेकेंड।
तो यहां पर कहता है थॉमसन प्रोपोज्ड है, मतलब कि जो जे थॉमसन थे उनका थ्योरी क्या कहता है, ये वहां अगर ये पूछेगा तो ये आपको लिखना है। क्या कहता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन इट। कि भाई एटम जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इम्बेडेड होते हैं। जैसे कोई केक बनाया, केक के ऊपर से हम क्या कर दे, चेरी वगैरह डाल दे, फ्रूट्स डाल दे, ड्राई फ्रूट डाल दे, तो वो क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, और पूरा केक क्या हो गया, हमारा प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और वो स्फीयर के स्ट्रक्चर में होगा, इस प्रकार का केक होगा, गोला सकता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इनका कहना था कि देखिए भाई, कोई भी एटम में निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसकी वजह से पूरा एटम क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो यहां पर अगर इनके थ्योरी की बात करें, इनके मॉडल की बात करें, तो इनके मॉडल में एक पॉइंट सही था। क्या सही था कि भाई एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होंगे। ये बात सही है भाई, कोई भी एटम अगर आप लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है और वो एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात उनकी सही थी। लेकिन जो ये पहली बात उन्होंने की ना, कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर है, तो वो है आपके क्रिसमस पडिंग के जैसा, एक केक के जैसा। तो वैसा होता है क्या, जी नहीं, वैसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जब दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो इनका ये थ्योरी फेल हो गया। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे। अब कौन कौन से हुए थे, क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे, आगे क्लासेस में जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। यहां पर बस आपको जानना है कि इनका थ्योरी जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो फेल हो गया, वो काम नहीं करने पाया। साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि इस प्रकार से यहां पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं अरेंज्ड नहीं है, तो ये इनकी बात गलत हो गई। ठीक है, अब यहां पर आते हैं अगले साइंटिस्ट रदरफोर्ड। अब यहां पर ये क्या करते हैं, ये भी सोचते हैं कि भाई मैं भी कुछ जानकारी जुटाता हूं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के अंदर पार्टिकल्स किस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो यहां पर इस जानकारी को जुटाने के लिए ये क्या करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट तैयार करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपना मॉडल देते हैं या फिर थ्योरी देते हैं। ठीक है, अब यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जाता है। और ये क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट, ये जरा सा समझते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आप समझ गए तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तस्वीर देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को अरेंज किया था। ये आप इनके एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट है। अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार से अरेंज की गई हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या करते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स लेते हैं और उसको थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या करते हैं, उससे हिट करवाते हैं। अब ये जरा सा इस एक्सपेरिमेंट में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर क्या है, यहां पर ये इनका सेटअप है। ये अब ऐसा ही सेटअप नहीं था, ये तो आपको समझाने के लिए इस प्रकार का है, उनका दूसरा सेटअप था। समझ गए? तो यहां पर क्या है, यहां पर कोई सेटअप लगाया गया है जिससे कि ये क्या कर रहे हैं, अल्फा पार्टिकल जनरेट कर रहे हैं। और यहां पर इन्होंने लगाया है इस प्रकार से एक गोल्ड फॉइल, जैसा ये पेपर होता है ना, जैसे ये हमारे पास पेपर है, इसी प्रकार का गोल्ड फॉइल बनाया गया, मतलब सोने की पन्नी बनाई गई पतली सी, और उसके ऊपर क्या करा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल से हिट करवा रहे हैं। और अल्फा पार्टिकल इससे जब गोल्ड फॉइल के ऊपर हिट कर रहा है तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं। मतलब कि यहां पर इसके जो एटम्स हैं गोल्ड के, उसके एटम्स से टकराकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह से टकराकर ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, इधर उधर स्कैटर करेंगे। इसीलिए इसको यहां पर क्या कहा गया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल होता है आपका डबली चार्ज हीलियम आयन। अब भाई ये क्या चीज है, तो यहां पर डबली चार्ज हीलियम आयन कहने का मतलब है कि हीलियम आयन लिया गया, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो तो क्या हो जाएगा, वो डबली चार्ज हो जाएगा, उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो पार्टिकल को वहां पर छोड़ा गया, फेंका गया। यही पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल कहलाता है। ठीक है,
अब यहां पर आपके सामने सवाल आता है कि भैया देखो, सबसे पहला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल को ही क्यों यूज किया, किसी दूसरे एलिमेंट या किसी दूसरे मेटल को यूज क्यों नहीं किया। तो यहां पर इसका बहुत ही सिंपल आंसर दिया हुआ है और यह बहुत ही सिंपल आंसर है, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे कि गोल्ड फॉयल जो है ना, मतलब जो गोल्ड मेटल होता है वो बहुत ही पतले थीन शीट्स में बनाया जा सकता है। समझ गए? मतलब ये इसको इतना पतला बनाया जा सकता है गोल्ड को कि भाई वो मतलब सबसे ज्यादा पतला गोल्ड को ही बनाया जा सकता है। ठीक है, और यहां पर जो गोल्ड फॉयल इन्होंने यूज किया था उसकी मोटाई कितनी थी जानते हैं? 1000 एटम के मोटाई के बराबर। मतलब एक के ऊपर, जैसे ये देख रहे हैं, इस प्रकार से एटम, एक एटम, 2 3 4, इस प्रकार से 1000 लेयर्स एटम के रखे गए, उसकी मोटाई के बराबर था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 1000 एटम का मोटाई कितना होता है, तो भाई आप इमेजिन नहीं करने पाएगा क्योंकि ये इतना छोटा होता है जितना छोटा आज तक आपने देखा ही नहीं है। एटम का लेवल बहुत लो लेवल होता है, बहुत छोटा साइज का होता है। समझ गए? तो 1000 एटम के बराबर यहां पर मोटाई गोल्ड फॉयल की रखी गई थी रदरफोर्ड के द्वारा, और ये इतना पतला रखना चाहते थे, इसीलिए गोल्ड का यूज किया था। किसी दूसरे मेटल को इतना पतला बनाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अब यहां पर अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया था। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है? तो अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन होता है। समझ गए? मतलब कि हीलियम आयन है, उसके ऊपर 2 चार्ज हो गए, 2 एटम, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो वो क्या होगा? डबल चार्ज आ गया, और वही हमारा क्या होगा? हमारा अल्फा पार्टिकल होगा। अब अल्फा पार्टिकल क्यों लिया गया था? तो भाई अल्फा पार्टिकल को इनको जनरेट करना आसान था, और साथ में अल्फा पार्टिकल का जो मास था वो काफी ज्यादा था, यानी 4 यूनिट अल्फा पार्टिकल का मास था। अब मास 4 यूनिट क्यों था, ये आगे जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि 4 यूनिट क्यों था। समझ गए? तो यहां पर ये जो अल्फा पार्टिकल था, इसका मास ज्यादा होने के कारण जब इसको हाई वेलोसिटी से मूव कराया जाएगा तो इसका एनर्जी भी काफी ज्यादा होगा, इसलिए यहां पर अल्फा पार्टिकल का यूज किया गया। समझ गए? अब इसके बाद यहां पर देखें तो यहां पर एक चीज उन्होंने सोचा था कि भाई अल्फा पार्टिकल हम ले रहे हैं, यहां पर गोल्ड फॉयल ले रहे हैं, इनको जब हम हीट कराएंगे तो क्या होगा? मतलब रदरफोर्ड ने क्या सोचा था कि भाई क्या होगा? इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल जो है वो काफी हेवी है, मतलब अल्फा पार्टिकल का मास काफी ज्यादा है, और जब इसको हम लोग गोल्ड फॉयल पर हिट करेंगे तो गोल्ड फॉयल में जो यहां पर हमारे प्रोटॉन हैं, जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनका मास काफी कम है, बहुत कम है। तो अगर ये पार्टिकल जाकर के हिट करते हैं किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को गोल्ड फॉयल के अंदर, गोल्ड एटम के अंदर, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो तो होगा, मतलब कि जो ये अल्फा पार्टिकल है ये क्या कर जाएगा? डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब ऐसे सीधे जा रहा था, ऐसे टकरा करके ऐसे चला जाएगा। लेकिन इन्होंने सोचा था कि क्योंकि एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, उनका मास बहुत कम है, तो उनका जो डिफ्लेक्शन होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा हल्का सा डिफ्लेक्शन होगा। ये इन्होंने सोचा था कि भैया हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और अल्फा पार्टिकल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास जो है वो बहुत ही कम है। ये इन्होंने सोचा था। ठीक है, अब इनको रिजल्ट क्या मिला ये जरा सा समझते हैं। तो जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस प्रकार से देखिए अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और इस प्रकार से, तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया? अब देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भैया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट आप एक्सप्लेन कीजिए, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आप एक्सप्लेन कीजिएगा। फिर पूछेगा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया, क्या ऑब्जर्व किया, तो ये पॉइंट्स आप लिखिएगा कि भाई ये चीज ऑब्जर्व किया। उन्होंने गोल्ड फॉयल क्यों यूज किया था, मैंने बता दिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये भी बता दिया। सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, तभी आपका मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन क्या किया ये जरा सा समझते हैं। तो जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने देखा कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैं उसमें से ज्यादातर पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ में चले जा रहे हैं। मतलब कि भैया सीधे गए और सीधे निकल गए, उनको कोई उनका रास्ता चेंज नहीं हुआ, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल आया ऐसे सीधे अपने रास्ते में चला गया, वो कहीं किसी पार्टिकल से न तो भिड़ा, न टकराया, न कोई पाथ चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो जैसे रास्ता पकड़ा वो सीधे चला गया।
यह चीज हुआ, पहला चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। इसके बाद यहां पर दूसरा चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, मतलब गए थोड़ा सा एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट कर गए। जैसे कि यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन, यहां पर देखिए ये वाला पार्टिकल जो है ऐसे आया और ऐसे चला गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें यहां पर ये वाला पार्टिकल आया ऐसे चला गया, तो ये डिफ्लेक्शन थोड़ा मोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ इस प्रकार से। अगर मैं दूसरा और भी तस्वीर दिखाऊं तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस प्रकार से पार्टिकल आया और थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गया। ये चीज यहां पर ये कह रहे हैं कि कुछ पार्टिकल्स क्या थे, वो छोटे छोटे एंगल बनाकर डिफ्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि रिबाउंड कर गया। रिबाउंड कर गया मतलब क्या, मतलब ऐसे गया टकरा करके वापस आ गया, मतलब कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर गया, हर 12,000 में से एक पार्टिकल। ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। मतलब यहां पर ये जो ऑब्जर्वेशन था उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन उनको मिलेगा। उन्होंने सोचा था कि जब मैं पार्टिकल फेंकूंगा तो भाई थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, थोड़ा सा ऐसे जाएगा, इस प्रकार से सोचा था। अब यहां पर सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग उनके लिए क्या था, यह थर्ड वाला पॉइंट कि भाई 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो कि जाकर टकरा करके वापस आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि भाई पार्टिकल्स जो हैं, जो कि प्रोटॉन है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, उनका मास बहुत छोटा है। अल्फा पार्टिकल जो मैं भेज रहा हूं उसका मास बहुत ज्यादा है, वो डिफ्लेक्शन उतना नहीं करेगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि भाई गया टकरा करके वापस आ गया। इसके लिए उन्होंने एक चीज कही कि भाई मैं इतना चकित था इस चीज को देखकर, इतना चौंक गया कि आप सोचिए कि आप 15 इंच के तोप के गोले को एक टिश्यू पेपर के ऊपर छोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और टिश्यू पेपर से टकरा करके तोप का गोला वापस आ जाए। भाई टिश्यू पेपर क्या होता है ये आपको पता है, जो आप हाथ वगैरह पोंछने में यूज करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि इस पेपर पर, टिश्यू पेपर तो भाई इससे भी हल्का होता है, इससे भी पतला होता है, इस पेपर पर अगर मैं तोप का गोला, 15 इंच तोप का गोला, मतलब इतना बड़ा तोप का गोला जो बड़े से तोप से चलता है, उसको हिट करूं और इससे टकरा करके तोप का गोला वापस जाकर के टैंक पर लग जाए, तो आप कितना चौंकिएगा, कितना खतरनाक बात है ये। उनके हिसाब से ये इतना ही खतरनाक था, इन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, समझ गए। अब यहां पर जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर लिया तो यहां पर देखिए रदरफोर्ड के बारे में कुछ बातें हैं, आप इनको यहां पर एक प्रकार से पढ़ लीजिएगा। इनको न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, ठीक है, और भी बातें हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर इसके बाद देखिए तो आगे कहता है कि लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड। अभी देखिए ये एक आपको उदाहरण दिया गया है कि भाई ये पॉइंट क्या रेज करना चाह रहे थे, इसको जरा सा समझिए कि भाई देखो यहां पर जब इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया तो ये ऑब्जर्वेशन किस प्रकार था, ये आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है कि आप क्या कीजिए, यहां पर कुछ बच्चों को बुलाइए, कुछ बच्चों क्या आप खुद खड़े हो जाइए, यहां पर आप क्या करिए, पत्थर लीजिए, 10 पत्थर ले लेते हैं। आप एक दीवार के सामने खड़े हो गए 10 पत्थर लेकर के, आपने आंखों पर पट्टी बांध ली और आप 10 पत्थर यहां पर फेंकेंगे और हिट करेगा इस पे, तो आपको आवाज सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि सभी जगहों पर यहां पर दीवार है जिससे टकरा करके आपको साउंड मिलेगा। लेकिन जब आप इस प्रकार के फेंस के सामने खड़े होंगे और यहां पर जब आप पत्थर फेंकेंगे तो आपको हो सकता है 10 में से सिर्फ एक बार आपको आवाज सुनाई दे। क्यों? क्योंकि हो सकता है पार्टिकल यहां जाकर के नीचे अंदर चला जाए, यहां जाकर के अंदर चला जाए, यहां जाकर के अंदर चला जाए। जब आपका पत्थर इस तार से टकराएगा, इस तार से इस तार से इस तार से टकराएगा, तभी आपको साउंड सुनाई देगा। बिल्कुल यही चीज हुआ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के साथ कि भाई देखो पहले क्या नॉलेज था, पहले क्या समझ था कि भाई जो प्रोटॉन है वो अंदर में कहीं भी हो सकते हैं, तो कहीं भी हैं तो जाएंगे टकरा करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उनका क्या मानना था, उन्होंने पहले क्या सोचा था कि इस प्रकार से यहां पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है कि भाई यहां पर प्रोटॉन है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे गया ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, ये उन्होंने सोचा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि यहां पर जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सीधे रास्ते जा रहे हैं, मतलब क्या, उनके रास्ते में कुछ नहीं आया, वो इलाका खाली है। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसी चीज को उसी आधार पर उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया। कंक्लूजन क्या दिया भाई? तो यहां पर कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ज्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे निकल गए, ऐसे आए ऐसे निकल गए। तो वो क्यों निकल गए? क्योंकि उनके अंदर का जगह खाली है। एटम में जो बहुत सारा जगह है वो क्या है? एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, कहता कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वे आर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटेड दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। यहां पर इन्होंने कहा कि देखो भैया, जो पार्टिकल्स हैं, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि हल्का सा डिफ्लेक्ट हुए। इससे हमें पता चलता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो बहुत छोटे से इलाके में कंसंट्रेटेड है। ये क्यों पता चला भाई? ये पता इसलिए चला क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, ये जा रहा है। और जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या है? वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मतलब सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव चार्ज के पास पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? रिपेल कर जाएगा। मतलब ये यहां जाएगा, इससे दूर जाने के लिए इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये चीज यहां पर इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो जाकर के डिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा, मतलब 10,000 में से 2-4 इस प्रकार से पार्टिकल्स हैं जो कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो पूरे एटम में नहीं है बल्कि एटम के एक छोटे से हिस्से में है। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसके बाद यहां पर कहता है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। यहां पर इन्होंने थर्ड चीज कहा कि भाई देखो, 12,000 में से एक पार्टिकल है जो कि जा रहा है, टकरा करके वापस आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारे एटम का मास है वो पूरे एटम में एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। समझ गए? यही चीज कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वे आर कंसंट्रेटेड इन फ्यू स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। मतलब कि एटम के बहुत छोटे से हिस्से में पूरे एटम का मास है और पॉजिटिव चार्ज एक जगह पर जमा है। समझ गए? ये इन्होंने अपना क्या दिया? थ्योरी दिया। थ्योरी क्या दिया? मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पर अपना कंक्लूजन दिया। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह भी कहा कि भाई देखो, यहां पर जो इन्होंने, हाँ एक और चीज कि भाई इन्होंने बताया क्या कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें क्या जानकारी मिलती है, किस चीज के बारे में पता चलता है? तो हमें पता चलता है कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जहां पर एटम का मास कंसंट्रेटेड होता है, एटम के पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड होते हैं। यह चीज हमें पता चलती है। अब यहां पर न्यूक्लियस के बारे में पता चला तो रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस 10 टू द पावर 5 टाइम कम है एटम के रेडियस से। समझ रहे हैं? 10 टू द पावर 5 आपको समझ में नहीं आ रहा, 1 लाख होता है। मतलब कि 1 मीटर इतना बड़ा अगर न्यूक्लियस है, इतना बड़ा, तो आप अगर सोचिए कि आपको 100 किलोमीटर के साइज का क्या है? एटम है। 100 किलोमीटर एटम का रेडियस है और इतना बड़ा करीब 1 मीटर 3 फीट के आसपास क्या है? आपका न्यूक्लियस का रेडियस है। सोचिए इतना और 100 किलोमीटर, कितना ज्यादा अंतर है ना? बहुत अंतर। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि भाई इतना बड़ा आपका न्यूक्लियस है और 100 किलोमीटर क्या है? एटम का साइज। मैं कंपैरिजन के लिए समझा रहा हूं, इतना अंतर है न्यूक्लियस और एटम के साइज में। ठीक है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उनके मॉडल को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम कहा जाता है।
क्यों? क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस के बारे में बताया था। इसमें इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा कि देखो भैया, एटम जो है, एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, बीच में क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलाका होता है, और यहां पर एटम का लगभग सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। मतलब का एटम का जो भी मास है वो कहां पर है? सेंटर में है, ठीक है, यही कंसंट्रेटेड होता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, यह चीज इन्होंने बताया। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा छोटा है। ये तो आपको यहां पर ही पता चल गया, 10 टू द पावर 5 का कंपैरिजन है। तो ये चीज यहां पर ये उन्होंने अपना मॉडल दिया। तो अगर आपसे रदरफोर्ड का मॉडल पूछेगा तो ये चीज आपको बताना है, एक्सपेरिमेंट पूछेगा शुरू वाला चीज बताना है, कंक्लूजन पूछेगा वो बताना है, ऑब्जर्वेशन पूछेगा वो बताना है। तो चारों चीज आपको पता चल गया है। अब इसके बाद आता है कि रदरफोर्ड के मॉडल का क्या ड्रॉबैक था, क्या कमी था, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ड्रॉबैक की बात की जा रही है। तो यहां पर ड्रॉबैक इनका क्या था, गलती क्या थी इनसे? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन्होंने एक चीज कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो इन्होंने कहा यह चीज, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि देखो भैया, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कौन से पाथ में रिवॉल्व कर रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा। तो यहां पर सवाल है कि अनस्टेबल क्यों होगा भाई, स्टेबल क्यों नहीं होगा? इसका कारण यह है कि भाई देखो, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आपने भाई चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वहां पे आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी पढ़ा, शायद मोशन चैप्टर में था, ठीक है, जहां भी था, ठीक है। तो भाई वहां पर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा। तो सर्कुलर मोशन में आप क्या देखते हैं कि भाई वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, पार्टिकल लगातार एक्सेलरेशन में है। और यहां पर जब कोई भी पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन करता है, तो वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लूज हो जाएगी एनर्जी, और धीरे धीरे वो क्या कर जाएगा, न्यूक्लियस में आकर मिल जाएगा। मतलब इनका यह कहना था कि देखो भाई, यहां पर क्या है, यहां पर ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर यहां पर ऑर्बिट है जिसमें कि हमारा एटम क्या कर रहा है, एटम यहां पर है जो कि रिवॉल्व कर रहा है। अब यहां पर रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हो रहा है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट कर रहा है, जिससे वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। अब एनर्जी रिलीज करने की वजह से क्या होगा, इसका एनर्जी कम होगा, एनर्जी कम होने की वजह से ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आते जाएगा, और एक समय के बाद ये यहां पर आकर न्यूक्लियस में मिल जाएगा और एटम हमारा खत्म हो जाएगा, एटम जो है वो समाप्त हो जाएगा, उसका लाइफ, जिंदगी खत्म हो जाएगा। यह चीज यहां पर ड्रॉबैक बताया गया। अब यह बात जो है, इनका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इस पॉइंट को खारिज नहीं किया गया था, मतलब इस पॉइंट के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया था। तो यह इनका ड्रॉबैक था, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें तो आगे क्या कहता है कि इफ दिस वेयर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल एंड हेंस मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो। वही चीज है कि भाई अगर ऐसा होगा, अगर कोई पार्टिकल एनर्जी लूज करेगा, अगर एटम समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर दुनिया का कोई भी मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एटम इस प्रकार से बना हुआ है तो, अगर मैटर, एटम का स्ट्रक्चर यही है तो, ये इनका ड्रॉबैक बताया गया था। अब यहां पर शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो इसमें हो सकता है एक दो वर्ड गलत हो, उसके लिए पहले ही माफी। वैसे ये चीज आप देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, शॉर्ट कमिंग बता सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहला क्या है, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं करने पाए थे, और ये सारी पॉइंट्स है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने आता है अगला मॉडल। अब यहां पर देखिए, ये मॉडल है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। अब यहां पर देखिए, इन्होंने अलग से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मतलब किया होगा, यहां पर आपको नहीं बताया जा रहा है,
ठीक है। तो इन्होंने रदरफोर्ड के जो मॉडल थे उसमें जो कमियां थी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, या फिर उनकी कमियों को दूर करने के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास जो एटम है उसमें एटम में न्यूक्लियस है, ठीक है वो तो है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ जी, रिवॉल्व कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हाँ भैया रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये रिवॉल्व कहीं नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एटम है तो एटम के आसपास यहां भी कर लिया, यहां भी रिवॉल्व कर लिया, यहां मन किया तो घूम के आ गए, ऐसा नहीं होता है। इन्होंने कहा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, वो कुछ खास स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जिनको कि शेल्स या फिर ऑर्बिट कहा जाता है। समझ गए? और यहां पर इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं और कहीं भी इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर घूम नहीं सकते। मतलब उनके लिए स्पेसिफिक पाथ है जिसके ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं कि कहीं जाकर रिवॉल्यूशन एक चक्कर मार के आगे, वैसा नहीं होगा। समझ गए? आगे एक चीज कि वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपने डिस्क्रीट पाथ पर, डिस्क्रीट ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी लूज नहीं करते हैं, एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब यहां पर नील बोर के बारे में बताया गया है, आप यहां पर चाहे तो पढ़ सकते हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इन्होंने बताया कि भाई देखो, यहां पर एक ऑर्बिट नहीं होता है एटम में। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है वो सिर्फ एक ऑर्बिट नहीं होगा, बल्कि कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। हर ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है और हर ऑर्बिट में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। वो चीज इन्होंने बताया कि दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स इन एन एटम आर शोन इन। तो इस प्रकार से यहां पर है कि बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे ऑर्बिट हैं जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उनका एनर्जी लेवल अलग अलग होगा। और इनका नाम क्या रखा गया? पहला लेवल जो है उसको के शेल कहा गया, दूसरे को एल कहा गया, तीसरे को एम एन ओ पी ऐसे बढ़ सकते हैं। या फिर इनका नंबरिंग भी है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। जैसे अगर आपको उदाहरण में अगर आपको दिखाऊं तो यहां पर इस मॉडल के आधार पर अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन में क्या है, सिर्फ एक ऑर्बिट है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर लिथियम है हमारे सामने जिसमें 2 ऑर्बिट हैं और यहां पर हमारे सामने 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यहां पर आर्गन है हमारे सामने, यहां पर 3 है, 3 हमारे सामने ऑर्बिट हैं जिसमें कि कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद यहां पर क्रिप्टन है जिसमें 4 हमारे पास ऑर्बिट हैं। इसके बाद जेनन है जिसमें 5 ऑर्बिट है। इसके बाद रेडन है, यहां पर 6 ऑर्बिट है। यहां पर इसके बाद क्या है, ओगानेसन, अब जो भी हो प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, इसमें क्या है, कुल मिलाकर 7 ऑर्बिट हैं। तो इस प्रकार से यहां पर अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल हैं जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन की संख्या रिवॉल्व करती है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब यहां पर ये इनका थ्योरी था। अब यहां पर देखें तो आगे क्या है, आगे कहता है कि दीज ऑर्बिट्स और सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। इस प्रकार से आगे बढ़ेगा और नंबर्स 1 2 3 4 करके शेल नंबर आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एनर्जी लेवल्स हैं, समझ गए, एटम्स के एनर्जी लेवल्स जहां पर कि अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या है, आगे कुछ नहीं है, आगे इनके और भी जो बातें हैं वो आगे इस टॉपिक में पढ़नी है। अब यहां पर न्यूट्रॉन्स की बात की गई है। अब भाई देखो, न्यूट्रॉन्स का खोज काफी समय बाद हुआ। कब हुआ? 1932 में हुआ। क्यों इनका खोज इतना देर लगा? कारण था कि देखो भैया, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का पता चला तो इलेक्ट्रॉन पता चला कि भाई वो निगेटिव चार्ज है। उसी प्रकार से प्रोटॉन को खोज लिया गया क्योंकि वो चार्ज्ड पार्टिकल था, आसानी से मिल गया। लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज नहीं होता, सिर्फ इसका मास होता है, इसलिए इसको खोजने में बहुत समय लगा। समझ गए? तो यहां पर कहता है कि 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैड नो चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। तो भाई न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के बराबर होता है और इसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया, ये तो आपको पता ही चल गया। और ये कहां प्रेजेंट होता है? सभी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। लेकिन एक एटम है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो है हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन बन सकता है, एक्सेप्शन है इस वजह से। समझ गए? सॉरी,
एक्सेप्शन है, इस वजह से ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे कहता है कि इन जनरल न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज इन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर जब भी हम किसी एटम के मास को बताते हैं तो मास हम कैसे बताते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को जोड़ करके बताते हैं। मतलब कि अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 1 यूनिट होगा। क्यों हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट होगा, क्योंकि इसमें हमारा न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन है। इसी प्रकार से अगर हीलियम की हम बात करें तो इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा आपको 4 यूनिट। क्यों भाई, क्योंकि 2 इसमें प्रोटॉन होंगे और 2 यहां पर न्यूट्रॉन होंगे, तो इस प्रकार से 4 हो जाएगा। समझ गए, ये बात है। तो यहां पर यह कहता है कि द मास ऑफ एटम इज देयरफॉर गिवन बाय द सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। वही बात है, और वही बात जो रदरफोर्ड ने कही थी वही बात प्रूफ होती है कि भाई जो एटम है उसका ज्यादातर मास कहां पर कंसंट्रेटेड है, तो एटम के न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम द 3 सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, आसानी से बता सकते हैं। आगे हमारे सामने टॉपिक है 4.3, हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। मतलब जो हमने अलग अलग एनर्जी लेवल देखे, अलग अलग लेवल्स देखे, उसमें किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैसा उनका अरेंजमेंट होता है, ये चीज यहां पर हम फोकस करेंगे। तो यहां पर आगे कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड ब्यूरी। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है अलग अलग एनर्जी लेवल में, अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट में, इसके बारे में बोर एंड ब्यूरी ने बताया था। अब देखिए यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि नील बोर को तो आपने देख लिया, और साथ में एक दूसरे साइंटिस्ट थे ब्यूरी, इनका पूरा नाम मुझे याद नहीं है। तो इन दोनों ने इस चीज के ऊपर काम किया था, और इन दोनों ने यहां पर क्या किया था, इसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। और ये एक तरीके से ये दोनों अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने एक ही चीज पर काम किया, एक ही चीज बताया, इसलिए ये दोनों को साथ में जोड़कर लिखा जाता है और दोनों को साथ में बताया जाता है। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है कि द फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स और शेल्स। यानी कि किस सेल में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए कुछ खास नियम इन्होंने बताए थे। वो नियम जरा सा देख लेते हैं। तो कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। मतलब क्या, मतलब ये इन्होंने फॉर्मूला दिया कि किसी भी हमारे ऑर्बिट में, किसी भी सेल में इस फॉर्मूले के आधार पर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। ये फॉर्मूला में n क्या है, n ऑर्बिट का नंबर है या फिर एनर्जी लेवल का इंडेक्स है। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि भाई देखो यहां पर हमारा क्या है, एटम है। एटम में ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट है। यहां पर ये सारे क्या हैं, ऑर्बिट हैं, इस प्रकार से। अब यहां पर पहला ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट नंबर 1 k ऑर्बिट। यहां पर दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो पहले ऑर्बिट में कितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला 2n² लगा लो, यानी 2 × 1 और ये स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा ऑर्बिट आता है। दूसरे ऑर्बिट में भी यही फॉर्मूला बैठाओ, 2 × 2 का स्क्वायर = 8 हो जाता है, 8। तो दूसरे ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरे ऑर्बिट को देखो तो 2 × 3 का स्क्वायर = 18 हो जाता है। तो तीसरे ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके बाद चौथे ऑर्बिट में कितने होंगे, 32 होंगे। इसी प्रकार से 2n² फॉर्मूला लगाकर हर एनर्जी लेवल में, हर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। और यहां पर आपको यही चीज यहां पर लिखा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल आर एज फॉलोज। फर्स्ट ऑर्बिट यानी के शेल के लिए 2 × 1² = 2। सेकेंड ऑर्बिट या फिर एल शेल के लिए 2 × 2² = 8। थर्ड के लिए 18, फोर्थ के लिए 32। इसी प्रकार से यही फॉर्मूला लगाकर जितने भी हमारे शेल होंगे उनके हम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद एक और चीज इन्होंने बताया कि देखो जो हमारे एटम का आउटर मोस्ट सेल होगा, जो सबसे बाहरी सेल होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम। मतलब कि यहां पर अगर आप लोग देखो, यहां पर जैसे देख रहे हो कि यहां पर हमारा क्या है, यहां पर ये आर्गन है,
ठीक है। अब यहां पर आर्गन है तो आर्गन में थर्ड हमारा ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में हमारे कितने हो सकते हैं, तो भाई 18 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट सेल है ना, उसमें कितना होगा, हमारा 8 होगा। जैसे यहां पर अगर मैं तुमको एलिमेंट दिखाऊं, जैसे यहां पर जेनन दिखाता हूं, जेनन क्या है, 54 है। अब इसका आउटर मोस्ट सेल जब तुम देखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में जब एटम का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर को कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब यहां पर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम निकालो तो यहां पर एक सेकेंड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं निकाल लेता हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किधर गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है 2 8 18 18 8। अब बोलोगे यहां से 32 हो सकता था, 18 क्यों है, तो भाई ये चीजें क्लास 11th में तुम डिटेल में पढ़ोगे। यहां बस समझो कि आउटर मोस्ट सेल में कितना है, 8 है, 8। इसका मतलब जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, वो फील्ड है, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता आउटर मोस्ट सेल में। ये चीज तुमको यहां पर समझना है, ये चीज तुमको यहां पर जानना है, समझ गए। तो ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया, क्या कि भाई देखो तुम्हारा जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तुम्हारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, समझ गए। तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल आर फिल्ड, दैट इज द शेल आर फिल्ड इन स्टेपवाइज मैनर। यहां पर कहता है कि देखो जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करो या फिर इन ऑर्बिट्स को फिल करो तो पहले अंदर वाला सेल पूरा भरेगा, फिर उसके बाद सेकेंड भरेगा, फिर थर्ड भरेगा, फिर फोर्थ भरेगा। इस प्रकार से यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में फिल किया जाता है। मतलब पहले अंदर वाला शेल भर जाएगा तब बाहर वाला शेल भरेगा, पहले बाहर वाला हम लोग नहीं भर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, समझ गए। और हां एक और चीज जो शायद मैं बता चुका हूं कि जो यहां पर एनर्जी लेवल्स हैं इन हमारे इलेक्ट्रॉन के, मतलब शेल के एनर्जी लेवल हैं, अंदर वाला जो सेल है ना उसका एनर्जी लेवल कम होता है। जैसे जैसे हम बाहर जाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का सेल दूर जाता जाता है, वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है, एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है, समझ गए। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस ऑर्बिट में है, अगर इसको यहां से बाहर जाना है तो क्या करना होगा, एनर्जी गेन करना होगा। अगर इसको अंदर वाले ऑर्बिट में जाना है तो क्या करना होगा, एनर्जी लूज करना होगा, तभी वो आगे पीछे मूव कर सकता है। और वैसे ये अपने फिक्स पोजीशन पर बना रहेगा, फिक्स पोजीशन पर ये फिक्स रहेगा, समझ गए। तो ये चीज हो गया। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे क्या कहता है, कहता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट इज शोन। यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया गया है। यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो सबसे पहले आपके सामने क्या है, सबसे पहले आपके सामने है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं बार बार आपको दिखा चुका हूं, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल सेल है जिसमें कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर हम लोग देखें हीलियम है, यहां पर हीलियम को अगर आप लोग देखें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, और यहां पर सिंगल सेल में हमारा क्या है, हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहां पर थर्ड आ जाता है लिथियम, इसमें 2 शेल आ गए जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2 2 यहां तक 2, मतलब यहां पर क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, जो कि सेकंड सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी है। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद यहां पर सोडियम में जब यहां पर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो वो अगले शेल में भरा जाएगा, अगले ऑर्बिट में भरा जाएगा। तो देख सकते हैं थर्ड ऑर्बिट में यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से बाकी के 8 आगे चलकर सारे 8 कहां भरेंगे, थर्ड शेल में भरेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में भरे जाते हैं, ऑर्बिट में भरे जाते हैं, ऑर्बिट में आते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप खुद से कर लीजिएगा। यहां पर आगे हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है, बहुत ज्यादा कोई कंप्लेक्स, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको मैं साथ साथ पढ़ देता हूं एनसीईआरटी, क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो भाई एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना भी जरूरी है। तो यहां पर कहता है कि वी हैव लर्नड हाउ द इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट सेल ऑर्बिट। ये तो हमने पढ़ लिया कि कैसे अरेंज होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा कि भाई देखो यहां पर जो हमारा एटम है
उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये हमने देख लिया। और साथ में जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कहता है कि फ्रॉम द बोर-ब्यूरी स्कीम, यानी ये जो स्कीम हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वी ऑल्सो नो दैट आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ये हमने देख लिया है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं भाई? तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीटली फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, सो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। अब यह ऑब्जर्व किया गया कि जितने भी एटम हैं जिनमें कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उनमें क्या है? उनमें केमिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर जो हीलियम है, हीलियम का आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो भाई कंप्लीटली फील्ड है, तो ये बिल्कुल ना के बराबर केमिकल एक्टिविटी शो करता है। इसी प्रकार से नियोन क्या है? इसमें भी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, गिनना चाहो तो गिन सकते हो। इसी प्रकार से आर्गन में भी 8 है, क्रिप्टन में भी 8 है, जेनन में भी 8 है, रेडोन में भी 8 है, यहां पर इसमें भी 8 है। क्या नाम है? ओगेसोन, जो भी है, ठीक है, इसमें भी 8 है। तो आउटर मोस्ट सेल जब कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी कि कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, तो ये सारे एटम क्या बन जाते हैं? संत महात्मा बन जाते हैं कि भाई हमको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करना है, कोई केमिकल एक्टिविटी शो नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम संन्यास ले रहे हैं, हम कुछ नहीं शो करेंगे, हम अपना कोना में बैठा हुआ रहेंगे, कहीं कोई हमको एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ऐसा इनका नेचर हो जाता है, ऐसा इनका बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, ये इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आगे कहता है कि यहां पर कहता है वही चीज, एक चीज की एक्सेप्शन क्या है कि भाई देखो बाकी सब जितने भी हमारे इनर्ट गैसेस हैं उन सबको इनर्ट गैसेस कहा जाता है। तो ये जितने भी इनर्ट एलिमेंट हैं उनमें से एक हीलियम है जिसमें कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी सब में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 2 क्यों होता है हीलियम में? क्योंकि भाई उसमें उसका जो ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 का है। ठीक है, वो क्लियर बात है। अब यहां पर देखिए बात आता है कि हमारे पास जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, मतलब इन इनर्ट एलिमेंट के अलावा दूसरे जितने भी एलिमेंट हैं उसमें उनकी टेंडेंसी होती है किस चीज की? केमिकल रिएक्शन करने की। तो केमिकल रिएक्शन करना या फिर मॉलिक्यूल बनाना, ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो एक प्रकार से फुल्ली फील्ड आउटर मोस्ट सेल प्राप्त कर सके। मतलब उनका जो आउटर मोस्ट सेल है उसको पूरी तरीके से भर सके, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से भर सके। इसलिए वो क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट सेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 हो जाए, 2 है तो 8 हो जाए, 7 है तो 8 हो जाए। इसलिए वो ये काम करते हैं, क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। समझ गए? तो यहां पर आगे कहता है कि एन आउटर मोस्ट सेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन्स वाज सेड टू possess एन ऑक्टेट। जिस एटम में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कहा जाएगा कि उस एटम को ऑक्टेट प्राप्त है या फिर ऑक्टेट वहां पर पूरा है। ठीक है, कहता कि एटम वुड दस रिएक्ट सो एज टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटर मोस्ट सेल। वही बात की भाई, एटम रिएक्ट क्यों करते हैं? एटम रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि उनके आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाए। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं भैया? तो ये शेयरिंग करके करते हैं, गेन करके करते हैं, लूज करके करते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमारा क्या है? NaCl है, एक कंपाउंड है। ठीक है, Na में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, Cl में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है और इसका है 287 है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन Na दे देगा Cl को, और यहां पर इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दोनों ने क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया, मतलब कि एक ने दे दिया, दूसरे ने ले लिया, और यहां पर क्या बन गया? यहां पर ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरीके से CH4 है, CH4 में कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेता है और क्या कर लेता है? अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इसी प्रकार से क्या हो रहा है भाई? सारे एटम, सारे हमारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं?
रिएक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर गेन लूज शेयर कुछ भी कर रहे हैं ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, अब यहां पर आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि भाई वैलेंसी क्या होती है। अब देखिए यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहां पर Na का कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का, कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन देने पर उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से Cl एक इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यहां पर हमारा जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बैठा हुआ है, वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर या तो दे दे ले ले, वो पॉसिबल नहीं है, कार्बन देता लेता नहीं है, वो क्या करता है, शेयर करता है। तो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है, कोई भी हमारा एटम, उसमें एलिमेंट्स का ऐसा नंबर जिसको देने या फिर लेने या फिर शेयर करने पर ऑक्टेट पूरा हो जाता है, वो उस एटम का वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1 क्यों है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने पर यहां पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। यहां पर क्लोरीन का वैलेंसी 1 क्यों है, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लेने पर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। कार्बन का वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है। तो ये चीज समझ रहे हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन देने लेने या फिर शेयर करने पर ऑक्टेट पूरा हो जाए, वो क्या है, वो हमारा वैलेंसी है। समझ गए। तो यहां पर एक चार्ट आपको दिया गया है आपके बुक में, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया गया है आउटर मोस्ट सेल में, और साथ में यहां पर आपको वैलेंसी बताया गया है। जैसे यहां पर आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितना, 1, क्योंकि भाई 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के या दे करके वो क्या कर सकता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। जनरली हाइड्रोजन क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या है, लिथियम, लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इसका वैलेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन अगर दे दे तो 2 हो जाएगा, यहां पर कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो इसका यहां पर आउटर मोस्ट सेल फुलफिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। इसी प्रकार से हर को देख सकते हैं कि सबका क्या है, आउटर मोस्ट सेल में अगर 1 2 3 है, समझ गए, 1 2 3 है, तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी होगी कि भाई दे दो इलेक्ट्रॉन, दे दो, ऑक्टेट पूरा कर लो, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 6 7 है तो वो क्या करेगा, बोलेगा भैया 3 इलेक्ट्रॉन दे दो मुझे, ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, और उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन देने पर या फिर लेने पर ऑक्टेट पूरा हो जाए, वो क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। जैसे अगर बाहर में 1 2 3 है तो ये दे करके अपना ऑक्टेट पूरा करके टेंशन फ्री हो जाएगा। लेकिन बाहर में अगर 5 6 7 है, देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा है, इसलिए तो ये क्या करके ले के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा और टेंशन फ्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर ये जो संख्या है इलेक्ट्रॉन का नंबर, जो कि देने या फिर लेने से ऑक्टेट पूरा हो जाता है या फिर शेयर करने से भी, तो वो क्या होता है, वैलेंसी होता है। जैसे कार्बन में 4 वैलेंसी है, तो ये 4 ना तो देता है ना तो लेता है, ये शेयर करता है। समझ गए। अब इसी प्रकार से आपका सिलिकॉन है, 4 वैलेंसी है, ये भी क्या करता है, शेयर करता है। समझ गए। तो यहां पर यही चीज है, यहां पर यही चीज कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लोस्ट और शेयर्ड एज टू मेक द ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल गिव्स अस डायरेक्टली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, दैट इज द वैलेंसी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर। इसी से हमें क्या पता चलता है, वैलेंसी पता चलता है कि कितना इलेक्ट्रॉन देने पर, लेने पर या फिर शेयर करने पर हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, वही हमारा क्या होता है, वैलेंसी होता है। अब यहां पर यही सारी बातें हैं, छोटी मोटी बातें जो कि यहां पर बताई गई हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वही सारी बातें हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है भाई, तो एटॉमिक नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटॉन के नंबर से। मतलब कि किसी भी एटम में कितना प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। समझ गए। जैसे हाइड्रोजन के एटम में कितना प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 होगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग क्यों यहां पर एटॉमिक नंबर नहीं बताते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर एटॉमिक नंबर इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। अगर कोई भी एटम अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो या तो एटम दे देगा, एटम ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 1-2 कम ज्यादा हो सकता है। प्रोटॉन जो है वो फिक्स्ड होता है, इसलिए प्रोटॉन का हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, जैसे NaCl बन रहा है, तो NaCl बॉन्ड बनने के बाद भी सोडियम और क्लोरीन में प्रोटॉन का नंबर जितना था उतना ही है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो गया क्योंकि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। समझ गए? इसलिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, प्रोटॉन का यूज करते हैं। तो फिर न्यूट्रॉन का यूज क्यों नहीं करते हैं? न्यूट्रॉन का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सबसे पहला आपने देखा कि भाई हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके अलावा कई एटम ऐसे हैं जिनमें न्यूट्रॉन का नंबर कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, उसका उदाहरण हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पर क्या है, प्रोटॉन जितना है उतना किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, इसको Z से डिनोट किया जाता है। अब यहां पर यही चीज कहता है कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z, मतलब कि जितना भी एटम होगा किसी भी एलिमेंट का, उसका क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर रहेगा। मतलब हाइड्रोजन अगर यहां पे मिलता है या फिर चांद पर मिले, दोनों में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। क्लियर बात है? तो यह बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे यही चीज कि एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये डेफिनेशन है, सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है मास नंबर, जिसको सिंपली आप मास भी कह सकते हैं, एटम का मास। अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल 0 के बराबर होता है। तो मास यहां पर मेनली किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। और जितना मास प्रोटॉन का होता है उतना ही मास होता है न्यूट्रॉन का। तो भाई किसी भी एटम के अंदर अगर न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है तो उस एटम का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को जोड़ दीजिए उतना ही उसका मास होगा। तो यही चीज है मास नंबर, कि भाई देखो जो हमारा एटम है उसमें मास किसका है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो अगर हम इन दोनों के मास को जोड़ दें तो उस एटम का हमें मास मिल जाएगा। यही चीज है कि ये जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसी से हमें क्या मिलता है, एटम का मास मिलता है। कि भाई जो एटम है उसका मास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। और मास कहां है एटम में, तो भाई न्यूक्लियस में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कहता है जो कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है, 12 यूनिट होता है। क्यों भाई 12 यूनिट क्यों होता है, क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन हैं और 6 न्यूट्रॉन है, तो इनको जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, 12 यूनिट मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो यही चीजें एक्सप्लेन की गई है। इसी प्रकार से अगर हम लोग एल्युमिनियम को देखें तो इसका मास कितना बताया गया है, 27 यूनिट बताया गया है। इसके एटम में 13 प्रोटॉन होते हैं, 14 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को जोड़ दो हमको क्या मिल गया, मास मिल गया। और ये क्या है, मास नंबर है, इसी को मास नंबर कहते हैं कि भाई एल्युमिनियम का मास नंबर कितना है, 27 है। ठीक है, तो मास नंबर का डेफिनेशन क्या है, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट करते हैं। तो ठीक है, यहां पर इस प्रकार से आपको मास नंबर भी समझ में आ गया। अब यहां पर किसी भी एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ये देखिए सिंबल यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, उसका मास नंबर ऊपर की ओर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से जैसे नाइट्रोजन का बताता है कि 714 यहां पर लिखा गया, एन उसका सिंबल है। ये सिंपल सी चीज है, ये यहां पर खत्म हो गया। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, आप खुद से देख लीजिएगा। अब इसके बाद आता है आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है भाई, ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज है, आइए इसको भी क्लियर करते हैं। कहता है कि इन नेचर a number of atoms of some element have been identified which have the same atomic number but different mass number। ठीक है भाई, यहां पर क्या है, हमें नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जिनको जब हमने देखा तो पाया कि उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उनका मास नंबर अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन एटम को अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन हमें नेचर में 3 प्रकार से मिलता है, 3 कंडीशन में मिलता है। पहला आपका क्या है, प्रोटियम, मतलब जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसमें क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद है ड्यूट्रियम, इसके बाद है ट्रीटियम। ठीक है, मतलब यहां क्या,
यहां पर हमारा एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, मतलब क्या है, मतलब इसमें न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम में अगर हम लोग देखें तो एक हमारा न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर 2 हो गया। और वहीं ट्रीटियम में हमारे पास 2 क्या है, न्यूट्रॉन है, तो यहां पर मास नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो सेम हमारा एलिमेंट है, लेकिन नेचर में हमें 3 कंडीशन में मिल रहा है। तो वो क्या है, हमारा आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। और यहां पर यही कहता है कि ये तीनों हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, लेकिन उनका मास नंबर 1, 2 और 3 है। इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरा उदाहरण देखें तो यहां पर कार्बन को देख सकते हैं। कार्बन में हमारे पास है 2 कंडीशन, पहला तो 12 मास नंबर और दूसरा 14 मास नंबर। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास 6 न्यूट्रॉन है और यहां पर हमारे पास 8 न्यूट्रॉन है, ठीक है। इसी प्रकार से क्लोरीन को अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक है 35 मास नंबर के साथ, एक है 37 मास नंबर के साथ। क्यों भाई, क्योंकि यहां पर हमारे पास 18 न्यूट्रॉन है और यहां पर हमारे सामने क्या है, 20 न्यूट्रॉन है। तो इसलिए हमारे पास क्या है, 2 प्रकार के क्लोरीन हमें नेचर में मिलते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जांपल्स आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो भाई आइसोटोप का डेफिनेशन आपको मिल गया यहां से कि भाई क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। यानी कि हमें क्या पता चला कि हाइड्रोजन के 3 प्रकार के आइसोटोप होते हैं, मतलब 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। ये आपको यहां से पता चल गया, ठीक है। अब यहां पर बात है कि यहां पर आपको एक चीज, एक कंसेप्ट समझना है कि बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो आइसोटोप के मिक्सचर के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। हर एक आइसोटोप क्या है, प्योर सब्सटेंस, मतलब कि वो नेचर में हमें मिल रहा है, हमने उसे नहीं बनाया है, वो नेचर में हमें उसी रूप में प्राप्त हो रहा है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। जो आइसोटोप होते हैं उनके क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं लेकिन उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर देखें तो क्लोरीन की बात की गई है कि क्लोरीन हमें नेचर में 2 आइसोटोप के फॉर्म में मिलता है, पहला 35 यूनिट मास के साथ और दूसरा 37 यूनिट मास के साथ। और ये हमें नेचर में मिलता है 3:1 रेशियो में। मतलब कि नेचर में जितना भी क्लोरीन है उसमें 75% क्या है, 75% 35 यूनिट वाला है और 25% क्या है, ये हमारा 37 यूनिट वाला है। मतलब कि आप कहीं से क्लोरीन उठाइएगा तो उसमें दोनों आपको आइसोटोप मिलेंगे। एक में आपको कुछ में 75% जो एटम होगा वो क्या होगा, 35 यूनिट वाला होगा और आपको 25% क्या होगा, 37 यूनिट वाला होगा। अब यहां पर इस कंडीशन में जब हम कहीं से क्लोरीन ले रहे हैं उसमें दोनों आइसोटोप प्रेजेंट हैं, तो हम उसका मास कैसे निकालेंगे कि भाई यहां पर ये जो क्लोरीन है जो हमने हाथ में लिया है इसका मास कितना है। तो इसका मास निकाला जाता है एवरेज करके, कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों के रेशियो के हिसाब से एवरेज कर देते हैं और मास कैलकुलेट कर देते हैं। तो यहां पर 35 का 75% और 37 का 25% जोड़ करके इसका मास निकाल दिया गया। और यहां पर क्लोरीन का मास हम लोग कितना लेते हैं, 35.5 यूनिट लेते हैं। मतलब कहीं से आप क्लोरीन उठा रहे हैं तो उसके एटम का मास नंबर कितना होगा, 35.5 होगा। क्यों होगा इतना, क्योंकि आपके हाथ में जो क्लोरीन है ना उसमें 37 यूनिट वाला भी है और 35 यूनिट वाला भी है और वो 3:1 के रेशियो में है, 75% 25% के रेशियो में है। तो इस कंडीशन में हमें एक्यूरेट मास निकालने के लिए 35.5 यूनिट लेना होता है। ऐसा नहीं है कि उसका रियलिटी में 35.5 नहीं होता है, वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए उसको इस प्रकार से लेते हैं क्योंकि जहां भी हम क्लोरीन उठाएंगे वहां पर हमको दोनों प्रकार के आइसोटोप मिल जाएंगे और दोनों इसी रेशियो में मिल जाएंगे। इस वजह से यही चीज यहां पर कहा गया कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल नेचुरली ऑकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब क्या, मतलब कि जब भी हम लोग मास निकालते हैं किसी भी नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट का जितनी प्रकार में पाया जाता है उसको एवरेज करके निकाल दिया जाता है।
समझ गए? तो कहता है कि अगर कोई एलिमेंट का कोई आइसोटोप ना हो तो उसका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, लेकिन अगर एलिमेंट का आइसोटोप होगा तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से हम लोगों का मास निकलेगा। मतलब कि यहां पर जैसे 35.5 निकाला तो उसके परसेंटेज के हिसाब से निकाला, उसी प्रकार से यहां पर जिसका भी आइसोटोप मिलेगा उसका परसेंटेज के हिसाब से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज है। तो ये चीज तो मैंने आपको समझा दिया। इसका एप्लीकेशन कि भाई आइसोटोप का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन इसका कुछ खास पॉइंट्स है, जैसे अगर हम लोग देखें तो यहां पर यूरेनियम का आइसोटोप हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के लिए। यूरेनियम बहुत ही न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में या फ्यूल वगैरह में यूज होता है। कोबाल्ट का आइसोटोप का यूज करते हैं कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए। आयोडीन का आइसोटोप को हम लोग यूज करते हैं गोइटर को ट्रीटमेंट करने के लिए। अब यहां पर आगे हमारे सामने आ जाता है आइसोबार। आइसोबार बहुत ही सिंपल सी चीज है, बिल्कुल आपका उल्टा हो गया। किसका? आइसोटोप का उल्टा। मतलब क्या? मास नंबर सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट। अब यहां पर उदाहरण दिया गया है कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20 और आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो सेम है। मतलब दोनों का मास कितना है? 40 है। ठीक है, तो यहां पर न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है? बराबर है इनकी। मतलब आइसोबार को इस प्रकार से समझिए कि मास इनका बराबर मत समझिए, समझिए कि इनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है उनकी संख्या बराबर है। कितनी है भाई? तो 40। दोनों के न्यूट्रॉन में 40 न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब 40 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दोनों मिलाकर। तो यह चीज हमारा क्या हो गया? आइसोबार हो गया। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स व्हिच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। ये भी डेफिनेशन छोटा सा हो गया। अब यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये चैप्टर आपका एक प्रकार से समाप्त होता है और यहां पर कुछ पॉइंटर्स आपके लिए दिए गए हैं, तो आप इसको रिवाइज करने के लिए पढ़ सकते हैं व्हाट हैव यू लर्नड में। और यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।